आपकी तालियां जितनी मजबूत होंगी उतना ही मजबूत आपको काव्य का रस मिलेगा। आप महनीय कवि और इस साहित्य यज्ञ का सारथी डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, सम्मान से स्वागत करिएगा जोरदार तालियों से। बहुत धन्यवाद शर्मा जी का। ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक, अद्भुत और अविस्मरणीय अवसर है हम सबके लिए। शर्मा जी, आपने सबके लिए तालियां बजवाई हैं, तो मैं चाहता हूं एक बार एसपी शर्मा जी के लिए आपकी तालियां उठनी चाहिए। बहुत सार्थक और हृदय से उन्होंने इस समारोह में संचालन किया है। हरिओम पमार जी उनसे पूछ रहे हैं कि आप कविता नहीं लिखते, तो मैं पमार जी बता दूं वो खूब लिखते हैं। उन्होंने शुरू कर दी तो फिर आप सब सुनाने लायक नहीं रहोगे, तो इसलिए उन्होंने आज अपना कार्य थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है। कहता हूं कि अर्वाचीन हम सबका परिवार है, और ये परिवार इसलिए बड़ा है, इसकी वृक्ष की शाखाएं इसलिए बड़ी फैली हैं क्योंकि जो आधार स्तंभ में तने के रूप में जिन्होंने इन सारी शाखाओं को धारण किया है, उनकी जन्मशती हम मना रहे हैं। जब स्वयं जिनके नाम में ही श्री लगा है, ऐसे श्री निवास जी के साथ जब श्री के रूप में बुद्धि भी साथ रहती है, विद्या भी साथ रहती है, और सरस्वती लक्ष्मी सब साथ रहती हैं, तो मैं ये कहता हूं उनके लिए कि तुम्हारी याद के साये में आके बैठ गए। आज का ये पूरा का पूरा समारोह, कहा शर्मा जी ने कि वो यहीं कहीं बैठे हैं, तो मैं मंच के ध्यान के साथ 4 पंक्तियों के साथ शुभारंभ करना चाहता हूं आज के समारोह का। ठीक है, मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल कोई नहीं चलाएगा अभी स्टेज पर। यह कहता हूं कि तुम्हारी याद के साये में आके बैठ गए। पिताजी का स्मरण कीजिएगा। अनुरूप भैया बैठे हैं, अरुण भैया। और एक बात मैं ये बताऊं, मैं भी बहुत अभिभूत था जब अक्षत यहां थे, शायद सामने खड़े हैं, अभिनव यहां थे, हमारे विचक्षण यहां थे, और घर की दोनों बहुएं खड़ी हुई थीं। मैं इतना रोमांचित था। 35 साल से कवि सम्मेलन की यात्रा में हूं। अमेरिका 10 बार गया, दुबई कितनी बार गया, कितने संस्थानों में कविताएं पढ़ी। जब प्राय कार्यक्रम होते हैं संस्थानों के तो स्टाफ सहभागी होता है, लेकिन आज आपने यहां देखा कि दादाजी की स्मृति में कार्यक्रम है, तो बेटे खुद फूल लेकर खड़े हैं, बहुएं खुद पुष्पमाला लेकर खड़ी हैं। तो एक बार जरा इस संस्कार के लिए तालियां उठाकर मुझे आदेश दें कि मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करूं। आदरणीय उर्मिला भाभी की उपस्थिति है, विनीता भाभी यहां उपस्थित हैं। मैं ये कहता हूं कि तुम्हारी याद के साये में आके बैठ गए। पूज्य बाबूजी का स्मरण करते हुए कहना चाहता हूं, तुम्हारी याद के साये में आके बैठ गए। हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए। आपके बारे में सोचा तो ये लगा हमको इलाहाबाद में संगम नहा के। वाह 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 वाह। उनका पुण्य स्मरण आज हम सबके लिए संगम स्नान के बराबर है। और ये मान लीजिए कि शब्द के इस भाव के संगम में डुबकी लगाने के लिए देश के सर्वाधिक महनीय रचनाकार यहां उपस्थित हुए हैं। मैं कवि सम्मेलन का शुभारंभ करूंगा। ये अभिनव और अक्षत सोच रहे होंगे कि कल तक तो चाचा ऐसे नहीं लगते थे, ये तो किसी और भूमिका में रहते थे। ये अकेला ऐसा कार्यक्रम है, दिल्ली में चाहे कितना भी बड़ा कवि सम्मेलन हो, मैं केवल कवि सम्मेलन वाले दिन काव्य पाठ करने के लिए जाता हूं। लेकिन ये मेरे परिवार का, मेरा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बूंदाबांदी के बीच भी 3 दिन से हमने ये बैठकर संकल्पना की है कि ये कवि सम्मेलन कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे सुंदर हो। स्वागत है आपका। क्योंकि मेरा मन उस भाव के साथ शामिल है। मैं ये कहता हूं 4 पंक्तियों के साथ कि जिससे जुड़े संसार वो संवाद दो, हर दुखी मन को खुशी आह्लाद दो, कर सके हम शब्द की आराधना, मां शारदे हमको ये आशीर्वाद दो। मां का आशीर्वाद हम लेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं, बता दूं आपको कि यमुना पार में मेरे बड़े भाई निर्दोष शर्मा यहां उपस्थित हैं।
उन्होंने कहा कि 35 वर्ष से कवि सम्मेलन की यात्रा में श्रोताओं में सामने बैठकर सुनता हूं, लेकिन अर्वाचीन परिवार के मेरे सब सदस्यों, ऐसी महनीय टीम जहां पद्मश्री अशोक चक्रधर जी, तालियां बजाते रहिएगा एक बार मेरे कहने से, आपका कर्तव्य है साहब, व्यंग के सर्वाधिक स्वागत करें। श्रेष्ठ कुलाधिपति, और मेरा सौभाग्य यह है कि मैंने उनके चरणों में बैठकर बहुत कुछ सीखा हास्य व्यंग के बारे में, और उनके लिटरेचर पर मैंने शोध भी किया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मुझे पीएचडी की उपाधि प्रदान की, तो आदरणीय सर के लिटरेचर पर शोध करके वो मुझे मिली, उनका स्वागत कर दें आप। एक ऐसा महनीय नाम, पिछले 40 वर्षों में हिंदी की काव्य धारा में ओज के सबसे बड़े शिखर कवि, जिनके प्रशंसकों में देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर ना जाने कितने लोग शामिल होते हैं। 150 करोड़ लोगों के हिंदुस्तान की एक आवाज का नाम डॉक्टर हरिओम परमार होता है। उनके लिए भरपूर तालियां आपकी उठें। आज उनको काव्यश्री सम्मान प्रदान किया जाना है पिताजी की स्मृति में। कुछ समय पश्चात उस गौरवमयी क्षण के भी हम साक्षी बनेंगे। बहुत विराट टीम है, कवि सम्मेलन आगे बढ़ाना है। मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना यहां उपस्थित हैं, उनके लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। एक बहुत महनीय नाम डॉक्टर सरिता शर्मा जी का, जिनको आज हम माताजी, जिन्हें भाभी कहकर आप संबोधित करते थे, उनके नाम का सम्मान प्रदान किया जाना है। यदि मैं एक ही पंक्ति में कहूं तो यह कह सकता हूं कि इस समय हिंदुस्तान के काव्य जगत में सर्वाधिक विविध वर्णी आयाम के लेकर सर्वाधिक बड़े फलक पर लेखन करने वाली कवित्री का नाम डॉक्टर सरिता शर्मा होता है। उनका हम सम्मान करेंगे। मेरे बहुत आत्मीय बड़े भाई मुक्तक सम्राट, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसे दिनेश रघुवंशी जी के लिए आपकी तालियां उठनी चाहिए। मुस्कुराहटों के मसीहा के रूप में यश भारती सर्वेश अस्थाना, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान 11 लाख रुपए राशि का यश भारती दिया, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। मुस्कुराहट का एक और ऐसा कवि जिसके आने से कवि सम्मेलन का रन रेट बढ़ जाता है, अनिल अग्रवंशी, हरियाणवी हास्य का एक अद्भुत रचनाकार, उनका आप तालियों से स्वागत करें। मेरा बहुत प्रिय पीके आजाद, वो भी आपके बीच कविता पढ़ेगा और आप जानेंगे कि मुस्कुराहट और संवेदना का संगम स्थल क्या होता है। एक बार जरा पीके आजाद जी के लिए भी आपकी तालियां बज जाएं। और के बड़े मेरे ताऊ जी, आदरणीय ताऊ जी, जब मैंने कविता की यात्रा शुरू की थी तब से उनका आशीर्वचन मुझे मिलता है। आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि हैं और इस कवि कुल के संरक्षक के रूप में आदरणीय चंद्रपाल शर्मा जी की उपस्थिति है, तो एक बार तालियां उनके लिए भी आपकी उठ जाएं। मैंने बताया आपको कमलेश के बारे में, इटावा से, ऐसा लाडला दुलारा रचनाकार जिसकी असंख्य कविताओं का पाठ इस देश में हजारों बच्चों ने किया है, वो भी आपके बीच काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। मैं केवल ये कहता हूं कि महकती बगिया में डालियों का होना बहुत जरूरी है, उनकी रक्षा के लिए मालियों का होना बहुत जरूरी है। आमंत्रित कवियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपकी जोरदार तालियों का होना बहुत जरूरी है। एक बार जरा हाथ उठाकर तालियां बजाकर आज के उत्सव के शुभारंभ का आदेश पारित कीजिएगा। मैं मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं मंच की सबसे लाडली बेटी डॉक्टर सरिता शर्मा को। वो आए, मां सरस्वती को अपने शब्द सुमन समर्पित करें, फिर हम कवि सम्मेलन की धारा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सरिता शर्मा। सर्वप्रथम शब्द की अधिष्ठात्री मां वागीश्वरी के चरणों में प्रणाम कर रही हूं। स्वर्गीय अर्वाचीन के संस्थापक स्वर्गीय श्रीनिवास शर्मा जी की पुण्य स्मृतियों को नमन कर रही हूं, और यहाँ आप सभी आयोजन से जुड़े और सुनने के लिए बैठे सभी रसज्ञ श्रोताओं का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन करती हूँ, मंच का अभिवादन करती हूँ और माँ के वंदन के लिए आदेशित हूँ। एक छोटा सा गीत निवेदन करती हूँ और मेरे गीत के शब्दों में आपके मन के भाव जुड़ जाएं तो हमारी प्रार्थना, हमारी वंदना माँ सरस्वती के चरणों तक अवश्य पहुँचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइए ताकि वातावरण बन जाए।
और मैं माँ के वंदन का गीत प्रस्तुत करूं। आदेश है, आज्ञा। स्वागत। सुर संधान तुम्ही, गीत विधान तुम्ही, सुर संधान तुम्ही, गीत विधान तुम्ही, शुद्ध बुद्धि की तुम ही प्रदाता, शुद्ध बुद्धि की तुम ही प्रदाता, नूतन ज्ञान तुम्ही, सुर संधान तुम्ही, गीत विधान तुम्ही, अक्षर अक्षर दीप जलाकर, अक्षर अक्षर दीप जलाकर, शब्द शब्द के सुमन सजाकर, द्वार खड़ी हूँ लिए आरती, मैं तुम्हारी जन्मों की चाकर, दो वरदान तुम्ही, सुर संधान तुम्ही, गीत विधान तुम्ही, पुस्तक वीणा धारे कर में, पुस्तक वीणा धारे कर में, मातु विराजी मन मंदिर में, जल थल पवन गगन में लय जो, अनहद नाद प्रकृति के स्वर में, गुंजित गान तुम्ही, सुर संधान तुम्ही, गीत विधान तुम्ही, गीत विधान तुम्ही, गीत विधान तुम्ही। मैं क्रम आगे बढ़ाना चाहता हूं। बहुत सब महनीय अपने लोग उपस्थित हैं। मेरे बहुत आत्मीय बड़े भाई श्री प्रवेश शर्मा जी जो सांस्कृतिक राजदूत हैं, कितने कवियों की कविताएं उन्हें याद हैं। सुरेंद्र वर्मा जी की भी उपस्थिति हो गई है। आनंद गोयल जी यहाँ उपस्थित हैं और सब पूरा परिवार, गुलशन जग्गा जी, अरविंद जी उपस्थित हैं और हमारे बहुत प्यारे भाई आदरणीय भैया आइएगा, स्वागत आपका। मुझे पता लगा है कि बाबूजी के सहकर्मी श्री जेपी शर्मा जी की धर्मपत्नी आदरणीय चाची जी भी उपस्थित हैं। चाची जी जरा एक बार खड़े हो जाएं तो हम उनका तालियों के साथ स्वागत कर दें। हमारी वरिष्ठतम सदस्या हैं। विनय भैया बैठे हैं मेरे सामने, चावला जी। राष्ट्रवंदन अभी और होना है, एक बार उनका भी हम स्वागत करें। और लीजिए मित्रों, मैं क्रम सीधे सीधे शुभारंभ करता हूं कवि सम्मेलन का। पहले कवि के रूप में मैं जिस रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूं, अब थोड़ी सी हम चहलकदमी बंद खत्म करेंगे और बिल्कुल तन्मयता के साथ कविताओं का आनंद लेंगे। उनका नाम पीके आजाद है। तालियां नहीं बजाई आपने, देखिए कवि का नाम है पीके आजाद। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाबूजी बता रहे हैं पीके आदमी आजाद होता है, ये ऐसा है जो बिना पिए भी आजाद रहता है। और पीने वाले के अद्भुत मामले हैं साहब। वो नोएडा में आनंद जी एक बहुत शराब पीने लगा था तो डॉक्टर के पास पहुंच गया। बोले डॉक्टर साहब आप शराब छुड़वा देते हो? डॉक्टर बोला छुड़वा देता हूं।
बोले पक्की? बोले पक्की। बोले 100% छुड़वा देते हो? डॉक्टर बोला 110% छुड़वा देता हूं। तो शराबी बोला ऐसा करो, मेरी 4 पेटी नोएडा पुलिस ने पकड़ ली है, वो छुड़वा दो जरा। जय हो बाबू, जय हो, जय हो। तो तुरंत साहब सरेंडर कर दिया डॉक्टर ने कि शराब बहुतों की छुड़वाई है, ऐसी नहीं छुड़वाई आज तक किसी की। तो ये मामले हैं साहब, ये अलग अलग ढंग से अपना प्रभाव डालते हैं। अभी पिछले दिनों दीपावली पर एक बहुत ज्यादा मेरे पड़ोस में पीने लगा था, तो पत्नी ने कहा कि तूने शराब नहीं छोड़ी तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। भाई ने 6 महीने तक शराब की बोतल के हाथ नहीं लगाया। 6 महीने बाद दिवाली आ गई, पूरी बोतल पीकर आ गया। तो पत्नी ने कहा भी आज कैसे पी ली, 6 महीने से तो तू दारू नहीं पी रहा था। तो अगले ने उसी नशे की झोंक में कहा, अरे तू समझती नहीं है, अपना बेटा है ना छोटा बिट्टू, बिट्टू के चक्कर में पी ली। तो पत्नी ने कहा बिट्टू ने कहा था शराब पीने को। कहा नहीं था, पर बिट्टू के चक्कर में पी ली। अरे बिट्टू के चक्कर में कैसे पी ली? तो उसी झोंक में कहा अगले ने, समझ ही नहीं रही आधा घंटे से। बिट्टू सुबह से कह रहा था रॉकेट छोड़ना है, रॉकेट। खाली बोतल कहीं मिल ही नहीं रही। तो तालियां बजा दीजिएगा जरा, कई बार बिट्टू के चक्कर में भी दिक्कत हो जाती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई पीके आजाद जी को, और एक छोटी सी कविता बाबूजी के लिए। अनुरूप भैया ने कहा था कि बाबूजी के लिए भी कुछ हो जाए तो अच्छा है। 1 मिनट की बस एक रचना सुन लीजिए, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। कविता का शीर्षक है बीज की यात्रा, जीवन की यात्रा। पीके से पहले मैं बाबूजी का स्मरण करता हूं और कहता हूं कि जो जमेगा वो उगेगा। ध्यान से सुनिएगा अर्वाचीन परिवार वालों, बाबूजी का पुण्य स्मरण कर रहा हूं इस कविता के माध्यम से। जो जमेगा वो उगेगा, जो उगेगा। आदरणीय सीपी शर्मा जी कहीं बैठे होंगे, सामने बैठ गए हैं। चाचा जी आपको भेंट करता हूं, आपने कहा कि कुछ रचनाएं ऐसी भी होनी चाहिए जो स्थायी रह जाएं, ऐसी ही एक रचना सुनाता हूं। जो जमेगा वो उगेगा, जो उगेगा वो बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वो फलेगा, जो फलेगा वो कटेगा। जो जमेगा वो उगेगा, जो उगेगा वो बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वो फलेगा, जो फलेगा वो कटेगा, जो कटेगा वो बनेगा, और जो बनकर, तालियां रोक कर रखिएगा, अगली पंक्ति पर तालियां उठे आपकी, जो बनेगा और बनकर सबसे अलग दिखेगा, इतिहास अपने पृष्ठ पर उसी का नाम लिखेगा। तो आदरणीय बाबूजी ने एक साइकिल से चलकर अपने संकल्पों के साथ सबसे अलग जो लीक धारण की, उस लीक पर आज चलकर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, और उन्होंने इतिहास के पृष्ठ पर अपना नाम लिख दिया अर्वाचीन परिवार के रूप में। तो उस परिवार में उन्हीं की जन्म शताब्दी पर ठहाकों के लिए, संवेदनाओं के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई पीके आजाद को। एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई पीके आजाद। एक बार ताली वाली बजा दो। पी के आया है। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। आपकी संवेद उपस्थिति, ताऊ जी बैठे हैं सामने। आज के मुख्य अतिथि हमारे अभी बताया आदरणीय सीपी शर्मा जी, संचालन कर रहे थे आदरणीय एसपी शर्मा जी, मुझे बुलाया पीके आजाद। क्या है, हम शॉर्ट फॉर्म पे आ गए, पूरा नाम ही नहीं बोलना चाहते। कनाट प्लेस को सीपी। अब परसों मैं वहां दुर्गापुरी चौक पे खड़ा होकर पूछ रहा था ऑटो वाले से, मैंने कहा सीपी चलेगा? बोला चलूंगा। मैंने कहा तो चल। उसने 2 किलोमीटर आगे जाकर रोक दिया। मैंने कहा ये कहाँ लिया है? बोला सीपी। मैंने कहा ये कौन सा सीपी है? बोला छज्जूपुर। वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ताजा ही है। तो हम शॉर्ट फॉर्म पे आ गए, इतनी शॉर्ट फॉर्म पे आ गए कि कहीं
कुछ का अर्थ बदल जाता है। वो पिछले दिनों MP शर्मा 55 साल के फिजिक्स के लेक्चरर, उनका दर्द उठा, परवेश भैया साथी जो अध्यापक थे वो ले गए अस्पताल में, 5 सितारा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने चेकअप करा। अनिल जी हैं क्या? अनिल जी गए? डॉक्टर्स की टीम आई, चेकअप हुआ, बोले अभी बाईपास होगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। घर वाले डर गए, बोले 8 लाख रुपए जमा करो, जमा कर दिए, फॉर्म भर के लबा के लाओ। अब एक पियोन आया, बोला इस पे जल्दी भरो, जल्दी भरो, जल्दी भरो, डॉक्टर तैयार है, ओटी तैयार है। उन्होंने जल्दी जल्दी में नाम MP शर्मा, पिता का नाम SP शर्मा, कहाँ रहते हो MS पार्क, कहाँ काम करते हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना था, ED लिख दिया। यहीं से सारी कहानी उल्टी हो गई। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचा, बोला दूसरी टीम बुलाओ, दोबारा सारे चेकअप हुए, बोले अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? बोला ठीक महसूस कर रहा हूं। बोले बाईपास की कोई जरूरत नहीं है, 8 लाख रुपए वापस करा दो। वाह वाह। और उसके बाद अब MP शर्मा हर महीने उसी हॉस्पिटल में जाते हैं, चाय भी पीते हैं, दवाई भी लेके आते हैं, फ्री चेकअप कराते हैं। परसों मुझे मिल गए, बोले आजाद मजा आ रहा है। मैंने कहा कैसे? बोले ऐसे ऐसे घटना घटी, ये हुआ यार कमाल है, तुझे यकीन है? मैंने कहा जी मोदी है तो मुमकिन है। ताली बजनी चाहिए थी इस बात पे। थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल प्रोटोकॉल भूल जाओ। आदरणीय बाबूजी का हम जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं और इस समारोह को एक उत्सव के रूप में ही मनाएंगे। मैं विद्यालय के प्रांगण में हूँ, सामने विद्या शिक्षा से जुड़े लोग बैठे हुए हैं, तो मैं वहीं से बातें शुरू करता हूँ। कई बार हाथ से कहीं से भी उठा लिया जाता है। मैडम बैठी हैं उधर, बच्चों से बात करते हैं तो कई बार हंसी आती है। वो एक छोटा सा बालक, उससे पूछ लिया मैडम ने कि फलों के नाम सुनाओ, तो वो खड़ा हुआ, बोला मैडम सेब, पपीता, आम, फिर चुप हो गया। 30 सेकंड तक मैडम उसका मुंह देखती रही, फिर बोली और सुनाओ। बोला और सब ठीक ठाक मैडम, आप अपनी सुनाओ। ये बालक इतने तेज हो गए हैं। वो मास्टर ने निबंध लिखने को दिया, बोले क्रिकेट मैच के वर्णन का संक्षिप्त निबंध लिखो। तो सारे बालकों ने लिखा। 2 टीमें होती हैं, 11-11 खिलाड़ी होते हैं, 2 एम्पायर होते हैं, एक रेफरी होता है। पहले टॉस करते हैं, एक टीम बैटिंग करती है, दूसरी बॉलिंग करती है, फिर दूसरे वाले बैटिंग करते हैं, पहले वाले बॉलिंग करते हैं। जिसके रन ज़्यादा हो जाते हैं वो जीत जाते हैं, मैच खत्म हो जाता है। इससे छोटा नहीं लिख सकता कोई। लेकिन आजकल का इंटेलिजेंट बालक, और वो भी कहीं अर्वाचीन स्कूल में पढ़ा हो तो उसकी इंटेलिजेंसी और ज़्यादा जागृत हो जाती है। उसने 4 शब्दों में पूरा निबंध निपटा दिया। मास्टर को आज तक समझ में नहीं आ रहा इसे फेल करूं या पास। उसने लिखा बरसात के कारण मैच रद्द। पिताजी को तो हम याद कर ही रहे हैं, इसकी आवाज बेटा ठीक करो, ठीक हो गया, जैसी उसकी है इसकी भी ऐसी करो। लेकिन जब भाभी का जिक्र आया, पूज्य माता जी का जिक्र आया, तो उनके बारे में बहुत सी बातें डॉक्यूमेंट्री में आई। ये उनकी जिंदगियों को समर्पित एक गीत सुनिए। अभी आदरणीय अरुण भैया बता रहे थे कि भाभी किस तरीके से घर में घर को भी संभालती थी और स्कूल को भी संभालती थी, और आए गए भी होते हैं वो भी संभालने होते हैं, रीति रिवाज परंपराएं भी निभानी होती हैं। इतने कामों को बिना माथे पर शिकन लाए अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ माँ होती है। वाह। बहुत अच्छे। मैं ट्रैक पे दूसरे पे चल पड़ा था, लेकिन अब उनका आदेश है कि मुझे वो गीत पढ़ के बैठ जाना है, तो मैं
घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। बंद देखिए। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को। रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। वो मेरी आंखों को काजल पाला करती थी, रोज दिठौना माथे पर माँ डाला करती थी। नजर नहीं लग जाए मुझको, नजर नहीं लग जाए मुझको डरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत थी अम्मा। एक दृश्य सौंपता हूं आपको। आप सबने वो दृश्य देखा होगा, जो छोटे बच्चे हैं अभी उन्होंने, अब क्योंकि अब घरों में वो दृश्य नहीं दिखता है, लेकिन हमने देखा है। लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी। जब स्वेटर के फंदे पूरे करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी। संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी। तंगी में उसको भी गिरवी धरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद साहब, वाह 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 भाई, वाह वाह। धन्यवाद। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। एक माँ के लिए उसके बच्चे की खुशी से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती, कोई धाम नहीं होता, कोई तीर्थ नहीं होता। तब ये बंद पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी, अक्सर मुझको अपना बेटा राम समझती थी। मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी, अक्सर मुझको अपना बेटा राम समझती थी।
पर खुद कौशल्या होने से डरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत क्या बात है करती भाई, वाह थी वाह वाह अम्मा। वाह वाह। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। करती थी अम्मा। एक दृश्य और सौंपता हूं आपको। बेहद खुश दिखती थी मेरी शादी होने पर, उससे बढ़कर खुश थी खुद के दादी होने पर। बेहद खुश दिखती थी मेरी शादी होने पर, उससे बढ़कर खुश थी खुद के दादी होने पर। पोते का मुंह देख के और निखरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। कभी रात को जब मैं उसके पैर दबाता था, थोड़ी मेहनत में ही ढेरों खुशियां पाता था। आशीषों से मेरी झोली भरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन। और एक शब्द आया है सकेरना। हमारे यहां बुहारने को सकेरना कहते, तब मैं पढ़ता हूं। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन। दिन में 6-6 बार सकेरा करती थी आंगन। आंगन के संग खुद भी रोज सिकरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका खुश हो जाते थे। उसकी आहट सुनकर फूले नहीं समाते थे। जब भी बीमारी से जरा उभरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना। एक मां के त्याग की पराकाष्ठा आप लोगों के बीच पढ़ना चाहता हूं। अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना। नहीं बचूंगी मैं अब ज्यादा खर्चा मत करना। तब से तो रोजाना तिल तिल मरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। और उसके बाद से मैं क्या महसूस करता हूं, आखिरी बंद रखता हूं और अपना स्थान लेता हूं। अक्सर सपनों में आकर वो मुझको सहलाती। आंख खोल कर देखूं तो वो नजर नहीं आती। फिर आंखों से आंसू बनकर झरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मैं। तालियां जरा थोड़ी और घनीभूत कर दीजिएगा।
देखिए प्रवीण, ये सब कविता का जादू और उसका प्रभाव है कि आपने बहुत मन के साथ उन्हें सुना। मुझे क्रम आगे बढ़ाना है और मैं एक ऐसे कवि को बुलाने के मूड में था कि उसने भी माँ पर ही लिखा है, बस अंतर इतना है कि उसने अपने बच्चों की माँ पर लिखा है। बजा दो थोड़ी सी। मैंने कहा कि सारी बातें खुल के नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इशारे में भी होनी चाहिए। और बच्चे तो कमाल हैं साहब। ये पिछले दिनों मैंने एक बच्चे से पूछा तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बोला जी तिरुवनंतपुरम में। मैंने कहा स्पेलिंग बताओ। बोले फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ। तो बच्चे ने तुरंत ट्रैक बदल दिया। और ये क्या बच्चे ही ऐसे जवाब देते हैं? बच्चियां तो इससे भी ज्यादा के। हमारा तो वास्ता रोज पढ़ता है, मैंने भी 25.5 साल पढ़ाया। वो एक लड़की से कहा मैडम ने, बेटे जी राम जी तो वनवास में गए, अच्छी बात है, लेकिन सीता जी भी उनके साथ वनवास में गई, इसमें क्या सीख है? बच्ची कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट थी, उसने एक बात में दोनों बातें निपटा दी। बोली मैडम सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। तो मैंने कहा कि बीच बीच में मस्ती और आनंद भी बहुत जरूरी है, वो भी आप तक पहुंचेगा और हम पहुंचाते रहेंगे। मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए इटावा से हमारे मध्य उपस्थित भाई कमलेश शर्मा को आमंत्रित करता हूं और ये कहता हूं कि जिंदगी में जब कभी भी ऊब जाओगे, आंसुओं के द्वार पे भी खूब जाओगे, इस जन्म के सार्थक अंजाम के लिए गीत की गंगा में आके डूब जाओगे। तो एक बार तालियों से स्वागत करें भाई कमलेश शर्मा का। 7 बजे तक इस समारोह का हमें समापन करना है, तो सब 15-15 मिनट का अपना काव्य पाठ रखें। मंच को नमन करता हूँ, बहुत समृद्ध मंच है। समय को बचाते हुए संबोधन नहीं दे रहा हूँ। पूज्य बाबूजी को सारा नमन करते हुए आप सभी को नमन करता हूँ। सीधे सीधे समय का ध्यान रखते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए अपना तेवर 4 पंक्तियों से आपके बीच रखता हूँ। जतन से सवारी कलम बोलती है, जतन से सवारी कलम बोलती है कि बनकर दुधारी कलम बोलती है। जहां लोग अन्याय पर मौन रहते, वहां पर हमारी कलम बोलती है, वहां पर हमारी कलम बोलती है। पुरखे हमारे हैं कबीर कौन कहेगा, खींचेंगे हम बड़ी लकीर कौन कहेगा। यदि हम भी गोरियों की पायलों में खो गए, कमलेश फिर वतन की पीर कौन कहेगा। कमलेश फिर। मुझे आदेश हुआ है, सीधे सीधे कविता पढ़ता हूँ। देश के वर्तमान परिवेश, आज़ादी के बाद से पूरी समीक्षा करता हूँ और एक मेरा बहुत पुराना गीत है उसे सुनाने की अनुमति चाहता हूँ। उसके बाद जिसकी आपने आज्ञा दी जी, जिसको कहा है वो सुना देता हूँ। भुखमरी गरीबी जातिवाद, खूनी होली आतंकवाद, हिंसा का दावा नल दिखता, लालच में न्याय यहाँ बिकता, बेअर्थ हो रहे हैं चुनाव, मतदाताओं का मोल भाव, जनतंत्र बन गया है मजाक, राष्ट्रीय भावना हुई खाक, कुर्सी की होती खींचतान, नेताओं के झूठे बयान, पश्चिमी हवा का आज जोर, गांधी टोपी ले गए चोर, भारत की है दुर्दशा आज, भारत की है दुर्दशा आज, आदर्श स्वार्थ में सभी बहे,
अच्छा है गांधी नहीं रहे, अच्छा है गांधी नहीं रहे। भारत की है दुर्दशा आज, आदर्श स्वार्थ में सभी बहे। अच्छा है गांधी नहीं रहे, नैतिकता है नीलाम हुई, खादी भी अब बदनाम हुई। जो उजला दिखता है जितना, अंदर से काला है उतना। हर जगह सभी कर रहे लूट, भारत की किस्मत गई फूट। थक गए आज गांधीवादी, सत्ता ने यह हालत ला दी। सत्ता मद में सब भूल गए, गांधी का दर्शन भूल गए। अपमानित राजघाट किससे, पीड़ा अपनी अनकही कहे। अच्छा है गांधी नहीं रहे, अच्छा है गांधी नहीं रहे, अच्छा है गांधी नहीं रहे। गीत को संक्षिप्त करता हूं और जिस गीत के लिए मुझे आदेश हुआ वो गीत सुनाता हूं जी। एक मेरा बहुत चर्चित गीत है जो बहुत वायरल भी हुआ है, राम पर एक रचना मेरी है जो आप तक विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंची होगी। संदर्भ मात्र इतना है कि इस देश की राजनीति की विडंबना देखें आप, कि इस देश के आधार, इस देश की संस्कृति के प्रतीक, इस राष्ट्र की पहचान भगवान राम को भी जब अपनी पहचान या अपना अस्तित्व बताने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, जब उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हों, उनको काल्पनिक कहा गया हो, तब मैंने गीत लिखा था। और सौभाग्य जी, 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 नहीं कुछ नहीं, बस केवल ब्राह्मण बालक हूँ। हमें माइक पर खड़ा कर दिया गया है और खाना पीना पीछे चल रहा है, तो जो हम पर बीत रही है आप समझ सकते हैं। जी जी बस जी, हाँ यहाँ आ जाएगा जी। मैं शुरू करता हूँ। वो बयान याद करें, हाई सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट याद करें, मेरी टिप्पणी सुने आप। देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, यानी वे आस्था को फांसी टांग रहे हैं। जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। आए वो गीत सुने आप, मैं प्रमाण देने की कोशिश करता हूं और एक एक प्रमाण आपको लगे कि मन का है तो आप समर्थन दीजिए। भारत का कण कण साक्षी है, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए। भौतिक प्रमाण देखें आप। सरयू की निर्मल जल धारा, सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय बट। आपको कुंभ का आमंत्रण देने के साथ ही याद दिलाता हूं कि 416 वर्ष बाद अक्षय वट के दर्शन प्रारंभ हुए हैं। तब मैं टिप्पणी करता हूं, और प्रयाग का वह अक्षय बट, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा
पावन दंडक वन, रामेश्वर जहां रहे पापना, रामेश्वर जहां रहे पापना, जहां हुई शिवलिंग स्थापना, जहां शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण है सारे, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनुबाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी। पता पूछ रहे थे, मैं पता बताने की कोशिश करता हूं, एक एक पता आपके मन का हो तो कोई हाथ शांत न रहे। राम बसे निषाद के मन में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में, राम मिलेंगे भील घरों में, याद जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के जूठे बेरों में, राम मिलेंगे जहां चाह है, राम मिलेंगे जहां चाह है, ऋषिमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद त्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण, सबके हाथ शांत न रहे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। मुझसे मंच पर पूछते हैं अक्सर लोग, कमलेश ये बताओ, राम का विरोध रावण ने तो इसलिए किया था क्योंकि वो अपने परिवार की मुक्ति चाहता था, फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मैंने कहा भाई, ये भी अपने परिवार की मुक्ति चाहते हैं। राम उनके लिए क्या है मुझे पता नहीं, आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, मैं बताने की कोशिश करता हूं। राम अलौकिक युग नायक थे, राम अल्लाह, एक एक पंक्ति के साथ दीजिए आप, राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के, राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के, राम इष्ट हैं दया सिंधु हैं, जन आस्था के केंद्र बिंदु है, वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में, राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिर फिरों को समझाने, क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं। अंतिम बंद पढ़ता हूं, आपसे विदा लेता हूं। राम कथा जन जन में व्यापी, आदरणीय मित्तल जी पधार रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। अंतिम बंद पढ़ता हूं, राम कथा जन जन में व्यापी। अगली पंक्ति से सहमत हो तो कोई हाथ शांत न रहे, मेरा साथ दीजिएगा। राम कथा जन जन में व्यापी, राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, जिनके जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं,
राम उन्हें लगते झूठे हैं, जुटलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही हैं, सबके सब हरिहर द्रोही हैं। जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा, ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। राम जरा एक बार हाथ उठाकर ताली बजनी चाहिए। लाकर पद त्राण दें, प्रमाण दें, ऐसे ऐसे काफिये लगाए हमारे कमलेश ने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कई बार कवि ये प्रयोग करता है और उसे लगता है कि एक बार एक मित्र ने कमलेश की कविता सुन ली तो उसने मुझसे कहा कि देखिए कमलेश कैसे कैसे लाते हैं, लाकर पद त्राण दें, प्रमाण दें, और क्या क्या था कमलेश, हैं प्राण दें। तो मैंने कहा देखो भैया, कठिन शब्दों का प्रयोग करो तो कविता बड़ी हो जाती है। इससे समझ में आता है कि कवि ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो अगले ने 4 पंक्तियां मुझे सुनाई, मैं बहुत देर हंसता रहा। उसने लिखा कि अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है। अब देखो बातों का तीनों का मतलब एक ही है, अंधकार भी, तिमिर भी, अंधेरा। पर यह प्रभाव था कमलेश की कविता का। तालियां अगली पंक्ति पर आप जरूर बजाएंगे। उसने लिखा कि अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। तो ये भी आनंद है, और इस आनंद को यदि हम और आगे बढ़ा दें तो ये आनंद हरियाणा पहुंच जाता है।